हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन टू जीएस फिल्म्स रिवीजन सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली इन्वायरमेंट के बारे में और क्वेश्चन आंसर के बेसिस पर हम लोग इसमें जो भी बेसिक डिस्कशंस हैं वो हम लोग कर रहे हैं और इसी के दौरान में आप में जो भी रिवीजन वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। और एक सेशन हो रखी है जिसमें UNFCCC के जो इम्पॉर्टेंट COP मीटिंग्स हो रखी हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था। कुछ रीज़न्स हैं, मेडिकल रीज़न्स, जिसके कारण से सेंटर पे मैं मौजूद नहीं हूँ, जिसके कारण से अगेन जो है रिकॉर्डेड सेशंस ही रहेंगे फ़िलहाल अभी। एंड आई विल बी प्रेजेंट और प्रीमियर के दौरान में आप जो है अपने डाउट्स को पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में, और वहाँ से आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको फिर एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। सो इट विल बी लाइक अ लाइव सेशन बट इट विल नॉट बी लाइव इन टर्म्स ऑफ द डिस्कशन, लेकिन चैट बॉक्स में आई विल बी प्रेजेंट, तो वहाँ पर आप जो है अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। 2-3 दिन या मैक्स टू मैक्स 4 डेज़ की बात है। एंड देन वी विल स्टार्ट द हिस्ट्री लेक्चर ऑल्सो, जो भी हिस्ट्री की डिस्कशन है उसको भी मॉडर्न हिस्ट्री वाली वो हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। और इस बीच में जो हमारी इन्वायरमेंट है वो कंप्लीट भी हो जाएगी और उसके बाद से हमारा जो डिस्कशन बचेगा वो एक इकोनॉमिक्स का बचेगा और दूसरा बचेगा आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री की है, और उसके बाद से जो हमारा पूरा सेक्शन है कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इनको हम लोग मतलब फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। सो डोंट वरी, आपकी 2022 ऑफ सितंबर तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी सो दैट यू कैन ईजिली गो इन द एग्जामिनेशन एंड स्कोर वेल इन द प्रीलिम्स। ठीक है, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का, पास्ट ईयर क्वेश्चन को ही हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन। अब देखिए, ग्रीन इंडिया जो मिशन है ये गवर्नमेंट स्कीम में आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा और उस दौरान में ये चीज़ लॉन्च की गई थी और काफ़ी ज़्यादा धूम में था। मतलब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी ग्रीन इंडिया मिशन को लेकर के। और इनफैक्ट इसी दौरान में इनफैक्ट अगर बात किया जाए तो दिस वाज अ क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन था। और आपको पता है कि 2013 से ही 2014 में REDD+ आया था, REDD+। और इसको लेकर के फिर अल्टीमेटली क्या हुआ था कि जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो बेसिकली अपने नए नए स्कीम्स लेकर के आ रहा था, नए नए तरीके लेकर के आ रहा था। और उसी दौरान में इंडिया ने भी कहा कि यार हमें भी अपना डिफॉरेस्टेशन कर मतलब कि एफॉरेस्टेशन करना होगा, और इसी एफॉरेस्टेशन को बढ़ाने के लिए ही ग्रीन इंडिया मिशन लेकर के आए थे कि हम अपनी जो भी रोड है या फिर अगर कहीं पर हमें खाली ज़मीन मिल जाएगी तो वहाँ पर हम लोग फॉरेस्टेशन करेंगे, इन सब चीज़ों को करेंगे। तो ये जो ग्रीन इंडिया मिशन है दिस वॉज इन न्यूज़ एट दैट टाइम और इसी वजह से क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। अब यहाँ पर सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज़ें मतलब इसका जो एम है वो बेस्ट डिस्क्राइब क्या है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि जब भी गवर्नमेंट स्कीम आप पढ़िए तो गवर्नमेंट स्कीम में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहली चीज़, उस एम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंड, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो फाइनेंसेस हैं वो कैसे आ रहे हैं, मतलब कि स्पेशल कैटेगरी है या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है पूरी तरीके से या फिर सेंट्रल सेक्टर का ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है। तो मिनिस्ट्री और इनफैक्ट अगर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े जैसे कि IMF या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर UN की कोई संस्था अगर जुड़ी है तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एजेंसी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये 3 चीज़ें आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में पता होनी चाहिए। बाकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे हो रहा है, कितना बन गया है, क्या नहीं हुआ, वो सब हमारे काम की नहीं होती है, वो जर्नलिस्ट लोग उसको देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पर, तो इनकॉर्पोरेटिंग इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट इनटू यूनियन एंड स्टेट बजट देयर बाय इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन अकाउंटिंग। अब यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई, दिस इज़ नॉट रिलेटेड विद द एफॉरेस्टेशन टेक्निक्स, एंड फिर इसी वजह से जो होता है ग्रीन इंडिया का भी ये नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट यहीं पर आ जाएगा आपका, लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन। अब ग्रीन रिवोल्यूशन किस लिए था, ग्रीन रिवोल्यूशन था एग्रीकल्चरल आउटपुट के लिए, तो यहाँ से वैसे ही ये चीज़ नहीं होगी, एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। लास्ट ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर, मतलब लास्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दिस इज रीस्टोरिंग एंड इनहैंसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, यही वाली टेक्निक है, यही एफॉरेस्टेशन होता है, और इसी वजह से आंसर आपका हो जाएगा C3 ओनली, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आइडिया लग गया कि गवर्नमेंट स्कीम में पढ़ना क्या है। तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए जब भी आप इस चीज़ को देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट खराई कैमल।
अब ये जो खराई कैमल होते हैं ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ कैमल्स होते हैं जो कि डोमेस्टिकेटेड होते हैं, और इसी वजह से ये न्यूज़ में भी था, और न्यूज़ में होने के कारण से ही इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। बहुत ही अलग क्वेश्चन था जब एग्जामिनेशन हो रहा था। यहाँ पर अगर देखेंगे जो कि इंडिया में ब्रीड पाई जा रही है, इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन अ सी वाटर, ठीक है। इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव। फिर है इट लिव्स इन वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। अब ये देखिए तीसरा स्टेटमेंट जो है ये आपको क्लू दे रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है दिस कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। और ये डोमेस्टिकेट जो खराई कैमल्स होते हैं इनको डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, और इनफैक्ट डोमेस्टिकेट किया भी जाता है कच्छ के रीजन में, तो डोमेस्टिक कैमल्स होते हैं। और जैसे ही आपने ये थर्ड स्टेटमेंट कट किया, अब आप देखिए आपको सिंपल आंसर मिल गया। आंसर इज़ 1 और 2 ओनली। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी में एलिमिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे खराई कैमल्स हैं, देन ऑब्वियस सी बात है कि ये तो डिजर्ट रीजन में मिलेंगे। कच्छ रीजन में अगर मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मैनग्रोव्स होते हैं, तो मैनग्रोव तो ये खाएंगे ही खाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट तो बहुत ही कॉमन से है। तीसरा वाला जो चीज़ है वहाँ से आपको आइडिया लग गया कि यार आंसर नहीं होगा, और फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पर आंसर भी बता दिया जा रहा है। नेक्स्ट है रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसी ऑफ बनाना प्लांट which attain a height of about 11 मीटर and has orange colored fruit pulp। अब ये देखिए क्वेश्चन जो है उस समय अक्टूबर में एग्ज़ाम था, और आई गेस ये 2 या 3 अक्टूबर की न्यूज़ थी इन 2016, और ये इसका आंसर था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बहुत न्यूज़ में था और हर मैगजीन में आपको मिल रहा था। हालांकि ये क्वेश्चन देखिए रिपीट नहीं होगा, ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से एक बात पता चल रही है कि अगर आपका एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को है, ठीक है, तो 15 अक्टूबर तक की न्यूज़ तो आपको एटलीस्ट रटी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम पेपर जो 24 अक्टूबर को हुआ था, 2016 में 24 अक्टूबर को ही हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि 15 तक का पढ़ना है, उसी टाइम पे पेपर सेट होता है। कई बार क्या होता है कि न्यूज़ रिपीट होती हैं, तो हो सकता है कि आपकी न्यूज़ स्किप हो गई हो, छूट गई हो, लेकिन इस दौरान में वो लकली जो है रिपीट हो गया हो, तो इससे फ़ायदा हो जाता है। एंड इनफैक्ट ये कई लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि 15 अक्टूबर तक अगर आपका एग्ज़ाम लास्ट वीक में है, जैसे अभी क्या है 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो आप इनफैक्ट 15 सितंबर तक की करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 15 सितंबर तक की न्यूज़ एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। और इनफैक्ट अभी रिसेंट में जितनी भी जुलाई से लेकर के सितंबर की बातें हैं, ये तो बहुत ही थॉरोली पता होना चाहिए, छोटी से छोटी डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए। खैर आजकल का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है, फिर भी खैर कभी भी पूछी जा सकती हैं चीज़ें। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर भी अगेन ये जो स्कीम है या इनिशिएटिव है, इट वाज आल्सो अगेन इन न्यूज़, ये उस समय की न्यूज़ में थी। अब यहाँ पर आप जरा देखिएगा, यहाँ पर बातें क्या है। बात ये है इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम तो नॉर्मल सी बात है, एंड बायोडाइवर्सिटी है, तो बायोडाइवर्सिटी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर यूएन की कोई बॉडी आएगी देन ऑब्वियस सी बात है सीबीडी को रखना ज़रूरी है, क्योंकि यही जो है सीबीडी ही बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, इसी को रेगुलेट मैनेज करने की बातें करता है, प्रमोट भी यही करता है। अब इसकी इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आ गया, तो इकोनॉमिक्स का मतलब कोई ना कोई एक यूएन, मतलब कि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या आईएमएफ, कोई ना कोई एक इकोनॉमिक बॉडी भी आ सकती है, ठीक है, इकोनॉमिक बॉडी को भी रख लिया जाएगा अब, ठीक है। तो ये बेसिकली होंगे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होंगे। अब यहाँ पर ऑप्शंस जरा देखिएगा, मतलब कि जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इट इज़ इनिशिएटिव होस्टेड बाय यूएनईपी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब एक बात तो आप बता सकते हैं कि सीबीडी तो होना चाहिए था, नहीं है, तो एक गेस पॉइंट है कि यहाँ पर ये चीज़ होती है रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। तो ये देखिए ये थोड़ी सी एनालिटिकल एबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। सेकंड है कि ये ग्लोबल इनिशिएटिव है दैट फोकस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो तो नाम से ही पता चल रहा है कि यार ये तो बड़ा ही जनरल सा स्टेटमेंट है, एंड ये चीज़ तो होनी चाहिए। अगला स्टेटमेंट है कि इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डेमोन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। अगेन देखिए ये भी एक बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है, तो 2 और 3 तो होना चाहिए। और इनफैक्ट अगर आप उस समय करंट अफेयर्स को ध्यान दिए रहते तो 1 वॉज नॉट द करेक्ट आंसर, पहला जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, और यहाँ पर आंसर 2 और 3 है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको थोड़ा सा अपना स्किल भी लगाना है। जैसे बायोडाइवर्सिटी है
तो UNCBD आपकी होनी चाहिए। इनफैक्ट ये एक आपको तरीका भी बताया जा रहा है कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़ने के दौरान में जब भी आपको कोई स्टेटमेंट मिले, कोई न्यूज़ मिले, तो न्यूज़ जैसे कि सपोज बायोडाइवर्सिटी के बारे में है तो आप एक्सपेक्ट करिए कि UNCBD उसमें लिखा होगा, और अगर नहीं लिखा है तो उसको स्टार मार्क कर लीजिए कि ये अलग स्कीम है, यहाँ पर UNCBD नहीं है। अगर मान लेते हैं कि कोई डिजर्टिफिकेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली UNCCD कॉम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन ये होना चाहिए। अगर ग्रीन हाउस गैस या फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में बातें हो रही हैं तो मान के चलिए यहाँ पर UNFCCC या फिर यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट। विथ रेफरेंस टू रेड सैंडर्स समटाइम्स न्यूज़ इन न्यूज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब मैं थोड़ी सी आपको न्यूज़ बता देता हूँ रेड सैंडर्स के बारे में, क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में बना होता है। रेड सैंडर्स का मतलब होता है जो लाल चंदन की लकड़ी होती है, यह आंध्र प्रदेश में मिलती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मेनली मिलती है। और आंध्र प्रदेश में क्या होता है, इस लकड़ी के काटने पर बैन है, प्रोहिबिशन है। अब इस कारण से क्या होता है, जो जंगल वाले होते हैं यानी कि जो विलेजर्स होते हैं, वो जब काट नहीं पाते हैं तो वो क्या करते हैं, चोरी छिपे पहले तो काटेंगे छिप छिप के, और जब नहीं काट पाते हैं तो वो क्या करते हैं, केवल मतलब समझ लीजिए कि गुस्से में आकर के वो जंगल में फॉरेस्ट फायर कर देते हैं, जंगल में आग लगा देते हैं। अब बताइए क्या करेंगे। अब इस कारण से क्या होता है कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, IFOS वाले जो लोग हैं और जो विलेजर्स हैं, इनके बीच में हमेशा जो है झड़प होती रहती है, और इनफैक्ट फायरिंग भी हो जाती है कई बार, और इस कारण से ये न्यूज़ में भी बना होता है। और इनफैक्ट ये न्यूज़ भी इसीलिए बनी हुई थी। तो अब आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया क्या चीज़ है। स्टेटमेंट वाइज देखिए, इट इज़ अ ट्री स्पीसी फाउंड इन द पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आंध्र प्रदेश में है तो ऑब्वियस ही बात है, साउथ इंडिया में है ही, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि इक्वेटोरियल के बगल में। ठीक है, ट्रेन लिख दिया गया है यहाँ पर, रेन फॉरेस्ट है एक्चुअली, दिस इज़ रेन फॉरेस्ट। अब ये मेनली होता है इक्वेटोरियल के बगल वाले इलाके में। अब आपको पता है कि आंध्र प्रदेश एनीवे इट इज़ नॉट नियर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या होनी चाहिए, डेसिडुअस होनी चाहिए। दिस इज़ डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस होना चाहिए था, OUS। ठीक है, OUS। जो ये नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो सेकंड वाली रॉन्ग है। बेसिक ज्योग्राफी यहाँ पर पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट। दिस इज़ द ओनली करेक्ट ऑप्शन हियर। समझ में आ गया। चलिए देखिए, क्वेश्चन से 2-3 चीज़ें आपको समझनी है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि कंटेक्स्ट क्या है। सेकंड थिंग आपको ये समझना है करना कैसे है। तीसरी चीज़ ये समझनी है कि जो हमारे पास नॉलेज है उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में। तो तीनों बातें ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट जब भी आप प्रैक्टिस करिए तो ट्राई टू अगेन यूज़ दीज ट्रिक्स। जब भी आप मॉक्स वगैरह करिए तो उसमें जब भी आप ट्रिक वगैरह लगा रहे हैं या फिर कोई कहते हैं ना तुक्का लगा रहे हैं, तो वो इंटेलिजेंट गेस होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक मेथडोलॉजी कुछ ना कुछ आप बना करके रखे रहिए। ये सब आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन टफ होते हैं, ऑप्शन नहीं। ठीक है, और अगर ऑप्शन टफ है तो क्वेश्चन ईजी होता है। तो एनीवे कहीं ना कहीं से आपको एक लूप दिया जाएगा, एक रूम दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है छक्का मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। प्रॉपर डिज़ाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस REDD+ प्रोग्राम। अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि 2013-2014 के दौरान में जब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क वाली जो मीटिंग हो रही थी, वार्सा मीटिंग हुई थी, वार्सा मीटिंग भी हुई थी, लीमा मीटिंग भी हुई थी। इस दौरान में हम लोगों ने देखा था कि यूनाइटेड नेशंस की REDD+ प्रोग्राम जो है ये पीक पे था, इस पर बातें चल रही थी। और इनफैक्ट इसी के लिए अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेम ईयर 2016 का ही क्वेश्चन है। सेम ईयर में देखिए एक प्रोग्राम और एक और क्वेश्चन पूछ दिया गया है, प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू। अब देखिए हम लोगों ने ये देख रखा था कि जो REDD है इसमें बोला गया था कि डिफॉरेस्टेशन को हमें रोकना है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है। लेकिन REDD+ में क्या हुआ था, REDD+ में हुआ कि डिफॉरेस्टेशन को तो रोकना ही रोकना है, लेकिन अब हमें एफॉरेस्टेशन भी करना है, यानी कि अब हमें नया फॉरेस्टेशन भी करना है। और जैसी भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं वैसी करिए। मतलब कि इसमें सोशल फॉरेस्ट्री भी की जा सकती है, रोड साइड फॉरेस्ट्री भी की जा सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें होंगी, अब ज़रा यहाँ से ध्यान से समझना है।
क्या ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, बायोडाइवर्सिटी को तो प्रोटेक्ट करना ही करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है रिजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अगेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम को तो ये क्या करेगा, लचीला बनाएगा ही बनाएगा। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम की यहाँ पर कह सकते हैं कि इसे बैलेंस कर रहा है बेसिकली। लास्ट है पॉवर्टी रिडक्शन। अगेन बिल्कुल करेगा, पॉवर्टी रिडक्शन भी करेगा, क्योंकि देखिए जंगल और जंगल के कारण से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और इस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ज़रिए जो गांव वाले हैं, विलेजर्स हैं, उनकी इनकम, उनकी जो पॉवर्टी है वो भी रिलेटिवली कम हो जाएगी। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21। अब आपको पता होना चाहिए पहली बात, एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 है जो रियो समिट हुई थी, उस रियो समिट का मतलब जो अर्थ समिट हुई थी, अर्थ समिट का मतलब 1992 वाली जो मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के दौरान में एजेंडा 21 पब्लिश किया गया था, बात किए थे हम लोग। इस एजेंडा 21 में क्या बातें कही गई थी, ये बताया गया था कि क्या ऑब्जेक्टिव होंगे 21st सेंचुरी वाले लोगों के लिए, मतलब हमें 21st सेंचुरी तक के लिए क्या क्या कर लेना है। सेकेंड थिंग 21 प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिए गए थे कि जिसके बेसिस पर काम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, फॉरेस्टेशन करना है, बहुत सारी बातें बताई गई थी। 21 प्रिंसिपल्स दिए गए थे 21st सेंचुरी तक के लिए। अब यहाँ पर आ जाइए, इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यस और नॉट, बिल्कुल होगा ना। तो यहाँ पर ये चीज़ करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज यही इनफैक्ट बोला गया यहाँ पर कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर में आगे बढ़ना होगा, और इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही लेकर के तो आगे COP मीटिंग्स हो रखी हैं, है ना। 26 कहाँ पर होने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन ग्लासगो, तो ये ग्लासगो में होने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि इट ओरिजिनेटेड इन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग। ये गलत स्टेटमेंट है, ये रियो +10 है, लेकिन यहाँ ये कब हुआ है, 1992 में हो रखा है। सेकेंड स्टेटमेंट हो गया आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, ओनली एंड ओनली फर्स्ट वन यानी कि ए ही यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यार करेक्ट, क्या स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर वायरस कैन इन्फेक्ट। अब आपको वायरस के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। तो हमारे पास बेसिकली 3-4 चीज़ें होती हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वायरस, दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया, तीसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस, दिस इज़ पैथोजेंस। हालांकि एक और होती है फंगस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये सब इन्फेक्शन होता है, मतलब ह्यूमन में अगर बात किया जाए तो ह्यूमन में जो बीमारियां होती हैं वो सबके कारण से होती हैं, वायरल भी होती हैं, बैक्टीरियल भी होती हैं, पैथोजेंस के कारण से भी होते हैं, और अल्टीमेटली फंगल इन्फेक्शन भी होती हैं, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन का मतलब जैसे एथलीट फूट होता है ना, पैरों के बीच बीच में जो है जैसे एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जो रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं, है ना, या फिर जो है एक और होती है जिसको बोलते हैं ना व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह होने लगती है। चलिए खैर, तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो इचिंग वगैरह होने लगती है, तो वो सारे फंगल इन्फेक्शंस ही होते हैं। पैथोजेंस जैसे मलेरिया वगैरह हो गया, बैक्टीरियल तो बैक्टीरिया तो खैर बहुत सारे, टीबी जैसे हो गया, ठीक है। वायरस हो गया, वायरल डिसीज़ तो बहुत सारी होती हैं, कोविड ही हो गया एक तरीके से। अब देखिए वायरस के साथ थोड़ी सी खास बात होती है जो कि बाकियों में नहीं होती है। वायरस का अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, डू नॉट हैव स्ट्रक्चर, मतलब खुद की बॉडी नहीं होती है। तो इस वजह से क्या होता है, ये एक तरीके से समझ लीजिए कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ पैरासाइट, ये एक तरीके का पैरासाइट है। ये क्या करता है, पहले बॉडी में जाकर के अपना घर बनाता है और उसी बॉडी को फिर क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। बैक्टीरिया वगैरह के साथ क्या है कि इनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, दे हैव देयर स्ट्रक्चर, और इसी वजह से इसको हम लोग लोकेट भी कर सकते हैं, पता भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, बैक्टीरिया ये भी आता है सेल पे, लेकिन इसकी खुद की अपनी एक कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है, और इसी वजह से हम लोग बैक्टीरिया, पैथोजन या फंगल का हमारे पास कोई ना कोई मेड होता है, मेडिसिन होती है, जबकि वायरल की जनरली कोई मेडिसिन नहीं होती है, इसका कोई क्योर नहीं होता है। हाँ, अगर वायरल इन्फेक्शन हो गई है देन वी कैन अगेन, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे शरीर के एंटीबॉडीज़ हैं जो कि बेसिकली रोगों से, बीमारियों से लड़ती हैं, हम लोग इस पर वर्क करते हैं और हमें इसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। अब वायरल डिसीज़ में जैसे अभी रिसेंट में ही कोविड हो गया, या फिर इसके अलावा चिकन पॉक्स वगैरह हो गई, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हो गया, तो ये सब बीमारियां जो होती हैं वो वायरल डिसीजेज़ में आ जाती हैं। HIV हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि वायरस किसको इन्फेक्ट कर सकता है। हाँ, वायरस हर उन चीज़ों को इन्फेक्ट कर सकता है जिनका अपना स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल
जैसे अगर बात किया जाए क्या ये बैक्टीरिया को कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, स्ट्रक्चर है इसका। फंजाई को कर सकता है, यस बिल्कुल कर सकता है। क्या प्लांट को कर सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर सबको ही वायरस जो है इन्फेक्ट कर सकता है। तो वायरस की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको पता रहेगी, देन यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास बेसिकली एयर क्वालिटी को लेकर के दो स्कीम्स या फिर दो पैरामीटर, दो कह सकते हैं कि टूल हैं। एक जहाँ पर एयर एम्बियंट एयर क्वालिटी को हम लोग चेक करते हैं, और ये ऐसा नहीं है, बहुत पुराना है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि PM10 हो गया, PM2.5 हो गया, है ना। इसके अलावा अमोनिया हो गई, इसके अलावा लेड हो गया, PB हो गया, और आपकी हो जाती है इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड तो खैर नहीं होती है यहाँ पर क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, दिस इज़ ऑन एयर क्वालिटी। SOx हो गया, इसके अलावा NOx हो गया, ठीक है। और फिर ओजोन हो जाती है जो आपकी ट्रोपोस्फियर वाली होती है। इसके अलावा 7 ये हो गए। इसके अलावा आपकी हो जाती है, और क्या हो जाती है बताइए, अमोनिया हो गया, SOx हो गया, NOx हो गया, यस ठीक है। इसके अलावा बेंजीन वगैरह यहाँ पर हो जाता है, दिस इज़ बेंजीन। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं जो आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स में कंसीडर की जाती हैं। दूसरी चीज़ होती है जो कि 2014 के दौरान में निकाली गई थी, इसको बोलते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर निकाली जाती हैं बेसिकली। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में यहाँ पर 8 पैरामीटर्स हैं, टोटल 8 पैरामीटर्स, 8 गैसेज हैं जिनको हम लोग कंसीडर करते हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SOx, ये गैसेज आ जाती हैं हमारे पास। तो इस वजह से आपका आंसर जो होता है 2, 3 और 4। मीथेन भी नहीं होती है, मीथेन इज़ अ हाइड्रोकार्बन। और ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, और दूसरा आपका मीथेन हो गया, दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4 एंड दिस विल बी बी, ठीक है। ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। देखिए इनफैक्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें, ग्रीन हाउस गैस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन कौन सी हैं, ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस के बारे में देखा था कौन कौन सी हैं, एयर क्वालिटी के लिए कौन कौन सी गैसेज हैं, एसिड रेन के लिए कौन कौन सी गैसेज हैं। तो ये सब बेसिक है, देखिए ये सब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रटा होना चाहिए कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब भी आपके दिमाग में आए या कहीं पर आप देखें, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए 1987 ब्रुंटलैंड, ठीक है, ब्रुंटलैंड, ये तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए। और साथ ही साथ में आवर कॉमन फ्यूचर, दिस इज़ आवर कॉमन फ्यूचर, ये भी आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए क्योंकि ये मीटिंग से ही रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट प्रपोज इन 1972 और ये क्लब ऑफ रोम में, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जब भी बातें हुई थी वो 1987 में हो रही हैं। 1972 में जो क्लब ऑफ रोम में हुआ था, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बातें नहीं हुई थी, इन्वायरमेंट को लेकर के हुई थी, बट इट वाज नॉट रिलेटेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और वैसे भी पहले MDG गोल्स आए हैं और फिर उसके बाद से SDG गोल्स आए हैं। जो SDG गोल्स हैं दे आर फॉर 2015 से लेकर के 2030 तक के लिए हैं, और उससे पहले 2000 से 2015 तक के लिए MDG गोल्स थे। तो एनीवे इट इज़ नॉट विल बी द आंसर, ठीक है। सेकेंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू बी अचीव्ड बाय 2030, तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो 17 गोल्स हैं, 17 गोल आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। और बाकी 169 टारगेट तो इसके अंदर हैं, तो ये तो केवल नाम जानते रहिए, लेकिन 17 गोल इसके बारे में पता होना चाहिए कौन से गोल, मतलब कौन से गोल किससे रिलेटेड हैं, तो ये रटा होना चाहिए आपको। फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओनली, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस विद द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। अब देखिए हॉर्नबिल एक पक्षी भी है, दिस इज हॉर्नबिल एक पक्षी भी है, और हॉर्नबिल एक फेस्टिवल भी है, ठीक है, एक फेस्टिवल भी है नागालैंड का, और हॉर्नबिल एक जो है बर्ड भी है, दिस इज अ बर्ड ऑल्सो, बर्ड भी है और आपका पक्षी भी है। अब ये कहाँ मिलता है, हॉर्नबिल मिलनी मिलता है आपको वेस्टर्न घाट में, तो ये तो रट्टा मारने वाला है, ये तो इसमें कुछ डिस्कशन की बातें नहीं है। अगला आपका, रिसेंटली फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड पर्टिकुलरली बर्ड एज ए स्टेट बटरफ्लाई। अब देखिए करंट अफेयर्स बेस्ड है, लिखा हुआ है यहाँ पर है।
एंड बेसिकली जो आंसर यहाँ पर था वो महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र जो है वो स्टेट बटरफ्लाई कर दिया था। इनफैक्ट इससे 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ था और वो मतलब बटरफ्लाई से रिलेटेड था, बट इट वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनको हार्म पहुंचाने वाले सैंड फ्लाइज थे, और ये भी हुआ था आपकी महाराष्ट्र में ही, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में ही हुआ था। तो ये चीज़ें हैं फ़िलहाल के लिए, फ़िलहाल के डिस्कशन में। और 2015 का भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए फटाफट डिस्कस ही कर लेते हैं, क्या ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ ए क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड आर्कटिक। अब देखिए यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि इसके पास ट्रॉपिकल भी है, इसके पास सब ट्रॉपिकल भी है, इसके पास टेम्परेट भी है, और इसके पास आर्कटिक भी है। अब एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि कोई एक ऐसा नेशनल पार्क हो जो कि 30 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो रहा हो और कम से कम 90 डिग्री नॉर्थ तक ये जा रहा हो। इतना बड़ा एक्सटेंशन तो देखिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या है, 100% श्योर हो गया कि ये माउंटेनियस है। तो जब कोई माउंटेन वाला नेशनल पार्क होगा देन ऑब्वियस ही बात है नीचे के दौरान में आपको ट्रॉपिकल मिल जाएगा, ऊपर जाएंगे तो आपको सब ट्रॉपिकल मिल जाएगा, उससे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट मिल जाएगा, और बहुत ऊपर जाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी आर्कटिक। इसकी हाइट अच्छी खासी होनी चाहिए, अदरवाइज आर्कटिक नहीं मिलेगा। तो जैसे पंचमढ़ी वगैरह हो गया ना नेशनल पार्क जो आपकी मध्य प्रदेश में है, ये काम कर जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, नामधापा नंदा देवी हो गया, नेवरा देवी हो गया, नामधापा हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर है बेसिकली वो है आपका नामधापा। बाकी क्यों नहीं हो सकते हैं उसका पीछे भी सिंपल रीज़न है। देखिए नामधापा पड़ता है आपका दिस इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, यस। बाकी कंचनजंगा वगैरह में क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ट्रॉपिकल नहीं मिल पाता है। नंदा देवी में भी सेम जम्मू कश्मीर नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इस वजह सॉरी नंदा देवी इन उत्तराखंड, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी ट्रॉपिकल नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल वाली जो कैच है वो आपको यही नामधापा नेशनल पार्क ही बता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारना है, बट हाँ जब भी आप नेशनल पार्क्स वगैरह के बारे में पढ़िए तो आपको एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कैसी क्लाइमेट है वहाँ पर। बेसिक ज्योग्राफी आप ऐसे ही कवर करेंगे, अदरवाइज ज्योग्राफी के क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछे जा रहे हैं अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल लैंड फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाई। देखिए दो चीज़ें हैं, एक है आपका जो बायो कार्बन फंड है, ठीक है, और दूसरी है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोफिन, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस, बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस। ये जो बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस है ये यूरोपियन यूनियन का है, नॉट इंडियन, ठीक है। और इनफैक्ट COP 26 के दौरान में ये बनाई गई थी, COP 26 मरकेश में जब हुई थी तो ये चीज़ बनाई गई थी। फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये बायो कार्बन फंड के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, सेम रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, ये है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है, करंट अफेयर्स में ये बना होता है। और करंट अफेयर्स देखिए हर एक मैगज़ीन, इन्वायरमेंट के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो हर एक मैगज़ीन, किसी भी कोचिंग के, किसी भी मार्केट के आप मटेरियल को उठाएंगे उसमें रहता है। तो करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट को लेकर के आपको कोई डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से पढ़ें, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, हर एक मटेरियल में कवरेज रहती है। आगे क्वेश्चन देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, देखिए दिस इज ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन एंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि द विंड्स विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ। अब ये देखिए क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया, क्वेश्चन ये पूछ दिया गया, ये है हमारा अर्थ, ये मान लेते हैं कि इक्वेटर 0 डिग्री, ये मान लेते हैं कि ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये आपका हो गया 30 डिग्री साउथ हो गया, फिर आपका ये हो गया 60 डिग्री साउथ। क्वेश्चन पूछा गया है कि ये 30 डिग्री जो नॉर्थ है और 60 डिग्री जो साउथ है, मतलब इस बीच में जो हवाएं बहती हैं थ्रू आउट द ईयर, इसको वेस्टर्लीज बोलते हैं। अब इसमें देखिए हुआ क्या था, डाउट बताता हूँ। दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन और ये बहुत ही आराम से बता सकते हैं कि रॉन्ग है। हुआ क्या था, लोगों को 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में तो ये तो वेस्टर्ली चलती हैं, तो यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन में कैच यही था कि लोगों ने सोचा यार ये मिसप्रिंट है, और इस वजह से लोगों ने कहा यार सही ही होगा, है ना, मिसप्रिंट है, तो इस वजह से लोगों का आंसर गलत हो गया था। बट UPSC में कभी भी मान के मत चलिएगा कि कोई चीज़ मिसप्रिंट है।
हिंदी इंग्लिश में अगर डाउट होता है, हिंदी और इंग्लिश में अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन एक रॉन्ग आया था, ठीक है, सविना विज्ञान आंदोलन और सीडीएम को लेकर के क्वेश्चन थे, तो रॉन्ग स्टेटमेंट था। तो हमेशा इंग्लिश वाले को आप प्रेफर करेंगे, इंग्लिश वाली जो भी स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। इंग्लिश अगर रॉन्ग होगा तो फिर क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, जो कि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। फिलहाल ए ऑप्शन तो मतलब 1 वाला जो है वो रॉन्ग था। दूसरा है कि मॉइस्ट एयर मास दैट कॉज विंटर रैम इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। तो ये तो करेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो आपका बी हो गया नॉर्मल आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, हम लोगों ने देखा 2013 2014 दोनों के दौरान में ही जो आपकी वार्सा लीमा मतलब COP मीटिंग्स हुई हैं, इस COP मीटिंग में बेसिकली REDD के बारे में बात हुई थी, REDD+, और दिस इज रिलेटेड विद द फॉरेस्टेशन बात कर लिए। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं इस पर। इसी फॉरेस्ट को लेकर के ही फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी भी बनाई गई थी। तो दिस इज फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने कार्बन क्रेडिट के बारे में बात किया था, या फिर सिंपल भाषा में बात किया जाए कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात किया था, जो कि उस समय GEF को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि चलो भाई जब तक कोई बॉडी नहीं बना दे रहा है तब तक तुम करवाना। GEF एक प्राइवेट बॉडी है, पता होना चाहिए, है ना। दिस इज़ प्राइवेट बॉडी। कब बनाई गई थी? 1992 में बनाई गई थी। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? दिस इज़ इन वाशिंगटन में है। ठीक है, अब आ जाइए स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट ये कहता है कि यस, इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनस पीपल। फॉरेस्ट और कार्बन के बारे में बात हो रही है। मेंटेन करने वाली बॉडी है दिस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो कि खुद एक प्राइवेट बॉडी है। और यहाँ पर आप कार्बन ट्रेड को रोकेंगे कैसे? कार्बन ट्रेड को रोकने में अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रहेगी, दैट मीन्स जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो गवर्नमेंट भी होगी और प्राइवेट बॉडी भी होगी, इतना तो समझ में आ रहा है। और जैसे ही आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडी मानी, तो आप समझ गए पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड टू यूनिवर्सिटीज, इंडिविजुअल साइंटिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री रिसर्च टू डेवलप इको फ्रेंडली एंड क्लाइमेट एडाप्टेशन टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब जरा ये खुद सोचिए, अगर REDD का फंडा होता तो इस REDD में पैसे के बारे में बात हुई रहती। बातें यहाँ पर हुई हैं केवल कि डिफॉरेस्टेशन को हमें रोकना है एंड एफॉरेस्टेशन को हमें बढ़ाना है। प्लस ये बोला गया कि जो पैसा होगा वो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो GCF बनाई जा रही है वहीं से आएगा। दिस इज़ ग्रीन और ग्लोबल, जो भी बोलना चाहें, दिस इज़ ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? इसका पैसा जो डेवलप्ड नेशंस हैं, क्योटो ने बोला था ना, डेवलप्ड नेशन ने $100 बिलियन ये एनुअली कंट्रीब्यूट करना है, तब जा कर के होगा। अब आप ज़रा ये बताइए, एक तो पैसे का वैसे भी कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ से फाइनेंशियल एड यूनिवर्सिटी और फला फला लोगों को दिया जाएगा? तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ईजिली यू कैन गेस। तीसरा स्टेटमेंट है, इस असिस्ट द कंट्रीज इन देयर REDD+ एफर्ट बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट तो प्रोवाइड कर देगा GCF, और REDD प्रोग्राम में तो होगा ही होगा। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, 3 तो करेक्ट होगा ही होगा, और सेकंड रॉन्ग है। तो यहाँ से आप बता दिए, सेकंड रॉन्ग से वैसे ही कट गया और यहाँ पर आंसर हो गया सिंपल आपका 3। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा गेस, देखिए थोड़ा सा आपको नॉलेज के साथ साथ इंटेलिजेंट गेस भी करना आना होगा, और ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए, विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। अब देखिए जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल देखिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि एक हो गया आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWFN हो गया, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हो गया। इसी तरीके से तमाम बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं। ये लोग क्या करते हैं कि अपना बर्ड लाइफ इंटरनेशनल बर्ड के लिए काम करती है। IUCN की जो रेड लिस्ट निकलती है, इस रेड लिस्ट में जो एनिमल्स और बर्ड्स या जो भी इंटीग्रेट करने होते हैं, वो यही सारी बॉडीज़ जो हैं वो रिकमेंड करती हैं, यही बताती हैं कि ये वाला एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है या फिर इंडेंजर्ड है। तो ये लोग जो है अल्टीमेटली IUCN के रेड लिस्ट बनाने में
हेल्प करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। ये सब क्या है? दे ऑल आर NGOs, सारे NGO हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट है इसके बारे में, और फिर यहाँ से आइडिया लग जाएगा क्या चीज़ है। इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, साफ साफ गलत है, ठीक है। ग्लोबल पार्टनरशिप, दिस इज़ एक्चुअली NGO, ये एक NGO है। अब यहाँ पर आ जाइए ऑप्शन में, देखिए क्या 1 को कट करने से किसी का आंसर मैच कर रहा है, तो ओके अच्छा, यहाँ से एक डाउट ये भी आ सकता है कि ग्लोबल पार्टनरशिप में ये कहीं पर ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंटल लिखा है, तो गवर्नमेंटल लिखा नहीं है तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि यार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गलत हो, ये तो खैर स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, अब फिर से वही चीज़ हो गई कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो अलग चीज़ है, इससे बर्ड लाइफ का कोई मतलब नहीं है। अब आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब यही है कि जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होती है, साथ ही साथ थ्रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। 1500 और मोर स्पीसी रहेंगे और 70% यहाँ पर थ्रेटेंड रहेंगे, तो उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल देंगे। सेकंड तो नहीं होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन सिंपली कट कर सकते हैं। नाउ यू हैव ईदर 1 और 1 and 3, ठीक है। 3 ऑप्शन देखेंगे, आइडेंटिफाई साइट नोन फॉर इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी, तो तीसरा तो होना चाहिए, करेक्ट हो गया। अब आपको पहले के बारे में नहीं भी आइडिया है, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, तीसरा आपको पता चल गया कि यार बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का तो यही काम ही है, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का अगर यही काम है तो भाई यही करेक्ट आंसर होगा, सिंपल सी बात है, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑप्शंस के साथ में भी आपको थोड़ा सा गेम प्ले करना पड़ेगा, थोड़ा खेलना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को बेस्ट डिस्क्राइब करने का सिंपल तरीका यही होता है। इकोसिस्टम क्या है? एक तरीके का सिस्टम है, सिस्टम होने के कारण से इसमें इसकी अपनी एक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी होगी, इसकी अपनी एक फंक्शनल प्रॉपर्टी होगी, और इस फंक्शनल और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी का हमें स्टडी करना है। स्टडी करने को ही हम लोग बोलते हैं सिस्टम, इकोसिस्टम। अब खोज लीजिए ये सब वर्ड कहाँ लिखे हैं। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्टिंग विद वन अनदर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज़ इनहिबिटेड बाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगेन कुछ नहीं कह सकते हैं। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, यस बिल्कुल, यहाँ से आपको मिल रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट जो है सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है। एक तो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, स्ट्रक्चर हो गया, एंड आपस में इंटरैक्ट भी कर रहे हैं विद द एनवायरनमेंट, तो ये हो जाएगी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन, जब भी आपको फ्लोटिंग वेजिटेशन और इस तरीके की बातें मिले, केबुल लामझाओ नागालैंड, सिंपल, मणिपुर, सॉरी दिस इज इन मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है और ये तो खैर अब रिपीट नहीं होना चाहिए, बहुत बार आ चुका है यही सेम सा क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IUCN के बारे में। तो देखिए IUCN अब आपको पता हो गया, IUCN क्या है? IUCN भी एक तरीके का NGO ही है, ठीक है, 1948 में बनाया गया था। अगला है साइट्स के लिए। साइट्स का मतलब क्या है? साइट्स का मतलब ये है कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसी हैं उनके ट्रेड को ये रोकता है, तो नाम में ही बोल रहा है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है IUCN इज ऑन ऑर्गन ऑफ UN, गलत हो गया साफ साफ। ये क्या है? NGO है, गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, IUCN रन थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड टू मैनेज इन्वायरमेंट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है। तीसरा स्टेटमेंट देख लीजिए यहाँ पर, तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा स्टेटमेंट है साइट्स इज लीगली बाइंडिंग, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, साइट्स जो है वो लीगली बाइंडिंग है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3, समझ में आ गया। तो बस आपको पता होना चाहिए यही चीज़ की बेसिक्स क्या है, इसके बेसिक्स अगर आपको क्लियर है देन यू कैन ईजिली सॉल्व एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू ड्यूगोंग। ड्यूगोंग के बारे में हालांकि हम लोगों ने शायद डिस्कस किया हुआ है। ड्यूगोंग को बोलते हैं हम लोग ओशियन काऊ, यस हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, 2013 में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये मिलती है बेसिकली अंडमान निकोबार के पास में, एंड ये एक मैमल है, फिश में आती है, ठीक है, मैमल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो नॉट फिश, दिस कम्स अंडर मैमल, ये मैमल है बस, ठीक है। ये एक हर्बीवोरस मरीन एनिमल है, ओके। इट इज़ फाउंड अलॉन्ग इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। फिर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ये शेड्यूल 1 में है। देखिए जनरली क्या होता है कि शेड्यूल 1 में रखा जाता है, तो तीसरे स्टेटमेंट को आप मान के चलिएगा कि करेक्ट है। तो अब या तो C होगा या तो D होगा। अब यहाँ पर देखिए
सी काऊ है, ये एक हर्बीवोरस नहीं है, ये एक जो भी मतलब प्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं, मतलब वेजिटेशनल है, वेजिटेशनल है ये। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एक नॉट रॉन्ग, इट इज़ एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये हर्बीवोरस ही है, यस मरीन है तो हर्बीवोरस ही है बेसिकली ये। इसके बारे में आपको याद रखना है कि हर्बीवोरस है। लेकिन ये जो एंटायर कोस्ट है ये रॉन्ग है, क्योंकि ये बेसिकली अंडमान निकोबार के साइड में मिलती है, गल्फ ऑफ मन्नार के साइड में, अंडमान एंड निकोबार साइड में मिलती है। तो सेकंड तो रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि आंसर सी हो गया। बाकी याद रखना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया? बताइए नेशनल एक्वाटिक एनिमल इंडिया का कौन है? इजी क्वेश्चन, जितने भी नेशनलिस्ट हैं पता होना चाहिए। डॉल्फिन। आगे बढ़ते हैं। रियो+20 कॉन्फ्रेंस, रियो कब हुआ था? रियो हुआ था आपका 1992 में, +20 जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 2012। अब ये जो 2012 वाली मीटिंग हो रखी है ये हुई थी आपकी जोहान्सबर्ग में। दिस इज जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग में मीटिंग हुई। अब जरा बात कर लेते हैं इसमें क्या हुआ था। इट इज़ UN कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यस बिल्कुल यही चीज़ तो है ही। दूसरा मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ WTO, क्या बकवास है, कोई मतलब नहीं है। इट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, ये भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। कॉन्फ्रेंस ऑफ मेंबर कंट्रीज CBD, यानी क्या ये UN CBD की मीटिंग है? अगेन गलत नहीं है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं इसमें डिटेल नहीं जानना है। अगला है गोल्डीलॉक्स जोन को देख करके आप जितनी भी मूवी देखे होंगे आप लोग, चाहे इंटरस्टेलर देखे होंगे या फिर अपोलो देखे होंगे या फिर मार्शियन देखे होंगे, गोल्डीलॉक्स जोन का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। क्या है ये? एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, तो अर्थ लाइक प्लैनेट इन आउटर स्पेस को ही बोला जाता है गोल्डीलॉक्स जोन, सिंपल, ठीक है। पहला क्या है? लिमिट ऑन हैबिटेबल जोन एबव सी सरफेस, बेकार है, कोई मतलब नहीं है, अर्थ की नहीं, हम लोग बाहर आउटसाइड द अर्थ बात कर रहे हैं, बाकी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड, बहुत ज़्यादा बात कर लिया हम लोगों ने GCF के बारे में। GCF कब बनाया गया था? 2015 में बनाया गया था। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? हेडक्वार्टर इसका इस्लिंगटन में है, ठीक है, सॉरी इंचिंग में है, नॉट इस्लिंगटन, इंचिंग में, थोड़ा अलग नाम है, इंचिंग। ये कहाँ पर है? ये है आपका साउथ कोरिया, साउथ कोरिया याद रखिए, ठीक है। GCF का काम क्या है? $100 बिलियन वाला ही काम है। $100 बिलियन एनुअली जो है इनको जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको कंट्रीब्यूट करना है, और इसी के बेसिस पर जो नॉन डेवलपिंग है या फिर लीस्ट डेवलप नेशंस हैं या फिर आपके जो स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनको कंपनसेट किया जाएगा। तो दिस इज़ कंपनसेटरी फंड, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या, इट इज़ इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। अगला स्टेटमेंट है, क्या है? इट इज़ फाउंड अंडर द एजीज ऑफ UNEP, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। इतना सारा अगर होता तो अब तक बन चुका होता, कर चुके होते। ये सिर्फ और सिर्फ UNFCCC की मीटिंग का बात है, तो यहाँ पर बाकी का कोई मतलब नहीं है, तो यू कैन ईजिली यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी बेसिकली डिस्कशन। अभी हमारा 3-4 साल का और करंट मतलब कि ये बचा हुआ है, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट और नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगेन 2-3 दिन डिस्टर्बेंस रहेगा बिकॉज आई एम नॉट एट सेंटर, बाहर हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और इस वजह से इसी तरीके की रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, आगे भी अभी आएंगी जो भी वो रिकॉर्डेड रहेंगी। हिस्ट्री अभी कंटिन्यू नहीं हो रहा है, हिस्ट्री 3-4 दिनों बाद या फिर मोस्ट प्रॉब्ली मंडे ऑनवर्ड्स शुरू कर दिया जाएगा, और मंडे से ही आपकी जो हिस्ट्री है मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री अलॉन्ग विद इकोनॉमी दोनों ही स्टार्ट करके ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एग्जामिनेशन भी अब आ चुका है। तो आप लोग भी अपने जो मॉक्स वगैरह है वो सब कर रहे होंगे, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, बस रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, यही करिए। फिलहाल पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।